वो देखना, राइट। तो सबसे पहले क्या होता है, जब भी आपको बिल्ड करना है सबसे पहले हम प्रिपरेशन करेंगे, राइट। मतलब आपको गिटहब रेपो सेटअप करना है, या फिर हो सकता है आपको वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करना है, आईटी सेटअप, ये सारी चीजें सेटअप करके लेंगे, ठीक है। ये हो गया, हमने उसे कहा मतलब प्रिपरेशन, राइट। जो आपके स्टेप है, जो भी आगे करना है हमने प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। आफ्टर प्रिपरेशन क्या किया था हमने, फर्स्ट स्टेप विल बी प्रोजेक्ट प्लानिंग। प्लानिंग, प्लानिंग, राइट। तो आपको प्रोजेक्ट को कंप्लीटली प्लान करना है, एग्जैक्टली जो वर्क करने वाला है प्रोजेक्ट एग्जैक्टली कैसे वर्क करेगा, उसके लिए क्या चीजें लगेगी, राइट। सब कुछ हम प्लान करेंगे, एंड प्लान के लिए क्या करना चाहिए, कुछ कौन से फैक्टर्स को आपको कंसिडर, ये सारी चीजें हमने देखी थी, ठीक है। देन आफ्टर प्लानिंग क्या होगा, मतलब जब हम प्लान करें तो सबसे पहले आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करना होगा, राइट। जस्ट बाय मतलब कुछ फ्यू थिंग्स अंडरस्टैंड करके ऐसे नहीं चलेगा, हमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट को डिटेल में डीप में अंडरस्टैंड करना होगा, राइट। जिसके लिए एग्जैक्टली ये प्रॉब्लम हम क्यों सॉल्व कर रहे हैं, इससे क्या कंपनी को क्या बेनिफिट होने वाला है, राइट। तो हमने प्रॉब्लम को 2 स्टेप में अंडरस्टैंड किया था, कौन सी 2 स्टेप थी, बिजनेस यस, बिजनेस अंडरस्टैंडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। एग्जैक्टली। फ्रॉम बिजनेस पर्सपेक्टिव, मतलब बिजनेस के लिए जब हम कोई प्रॉब्लम सॉल्व करें, एग्जैक्टली कैसे सॉल्व करना चाहते हैं, राइट। बिजनेस पर्सपेक्टिव से अंडरस्टैंड किया था, एंड देन वॉइस ब्रेक हो रहा है क्या, यस सर अभी नहीं हो रहा था। ठीक है, अभी ठीक है, हाँ सर। हाँ ठीक है, ऑल राइट। सो जस्ट अगर होता है तो एक बार बोल देना, आई विल चेक माय नेटवर्क, ठीक है। मैं थोड़ा सा मतलब जो मेरा डेली स्टेशन है वहां पे नहीं हो, आई एम आउटसाइड, इसकी वजह से थोड़ा सा हो रहा होगा, ठीक है। बट नो प्रॉब्लम, यहाँ पे भी है नेटवर्क अच्छा खासा, तो हो जाएगा सारी चीजें, ठीक है। तो हमने वही देखना स्टार्ट किया था कि आपको जब प्रोजेक्ट बिल्ड करना होता है, फर्स्ट हम बिजनेस पर्सपेक्टिव से अंडरस्टैंड करेंगे। व्हाई बिजनेस पर्सपेक्टिव, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आप प्रॉब्लम क्यों सॉल्व कर रहे हैं, उसके पीछे का क्या रीजन है, राइट। अगर आपको यही पता नहीं है तो हो सकता है आप कुछ मिस्टेक करें, या फिर कुछ चीजें आप एज्यूम कर सकते हैं, एंड बाद में जाके आप बहुत सारी चीजें करने के बाद आपको पता चलेगा कि वो तो करना ही नहीं था। इसीलिए ऑलवेज हम क्या करेंगे, बिजनेस पर्सपेक्टिव से सबसे पहले किसी भी प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करते हैं, राइट। एंड देन आफ्टर दैट, बिजनेस पर्सपेक्टिव से अंडरस्टैंड करने के बाद क्या करेंगे, टेक्निकल पर्सपेक्टिव। टेक्निकल पर्सपेक्टिव, मतलब आपको क्या करना है, वो जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपने सॉल्व किया था, मतलब जो भी आपने बिजनेस प्रॉब्लम स्टेटमेंट अंडरस्टैंड किया है, अभी आपको क्या करना है, उसे टेक्निकल मतलब टेक्निकली फॉर्म करना, राइट। क्योंकि क्या होगा, सिर्फ जो आप अंडरस्टैंड करना बोल रहे थे उससे क्या है, हम अच्छी तरीके से उसको टेक्निकली सॉल्व नहीं कर सकते। वहां पे हमने क्या अंडरस्टैंड किया, ओनली बिजनेस को क्या फायदा होने वाला, राइट, बिजनेस पर्सपेक्टिव से अंडरस्टैंड किया है। बट अभी हम क्या करेंगे, उसे सॉल्व कैसे करना है, हाउ वी विल सॉल्व दैट प्रॉब्लम, वो अंडरस्टैंड करना है। तो हमें अंडरस्टैंड करना होगा थ्रू यस टेक्निकल पर्सपेक्टिव। तो टेक्निकली हम देखेंगे कि ये जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, एग्जैक्टली कौन सा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, हम क्यों इसे सॉल्व करना चाहते हैं, ये जो भी सारी चीजें हैं हम क्या करेंगे, अंडरस्टैंड कर लेते हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ हमने देखा, एंड देन उसके बाद कौन सी चीजें हैं जो हम कंसिडर कर सकते हैं, वो भी हमने देखना स्टार्ट किया था जब आपको प्लान करना है, राइट। हमने अभी क्या किया, प्रॉब्लम स्टेटमेंट अंडरस्टैंड किया और बिजनेस पर्सपेक्टिव से, देन टेक्निकल पर्सपेक्टिव से भी अंडरस्टैंड किया। अभी आपको प्लान करना है, तो प्लानिंग के लिए आपको क्या क्या चीजें करनी चाहिए वो हम देख रहे थे, राइट। तो क्या क्या चीजें देखा था हमने, Timeline of that project, apart from that, cost and the resources. यस, राइट। मतलब यही सारी चीजें, जैसे डेटा कितना है, राइट, डेटा का हाउ मच डेटा कितना है, उसका फॉर्मेट क्या है, डेटा की क्वालिटी कितनी है, रिलायबल है या नहीं डेटा, ये सारी चीजें आपको कंसिडर करना पड़ेगा। तो पहले डेटा को हम कंसिडर करेंगे कि आपके पास डेटा कितना है, फॉर्मेट में कौन सा है, ऑल दिस थिंग्स। सो आफ्टर कंसिडरिंग डेटा, टाइम, मतलब आपके पास वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कितना टाइम है, राइट, प्रोजेक्ट बिल्ड करने के लिए,
1 मंथ है, 1 वीक है, उसके अकॉर्डिंगली आप कितनी चीजों को कर सकते हैं वो आपको पता चलेगा टाइम देखने से। देन कॉस्ट भी हम देख सकते हैं, रिसोर्सेस आपके पास कितने कंप्यूटेशनल रिसोर्सेस, ह्यूमन रिसोर्सेस, एक्सप्लेनेबिलिटी नेसेसरी है या नहीं, इन सारी चीजों को यूज करके हम प्लान करेंगे कि आपको एग्जैक्टली क्या क्या चीजें करनी चाहिए। ठीक है, आफ्टर प्लानिंग मतलब हमने अभी प्लान कर लिया तो फर्स्ट स्टेप विल बी, मतलब थर्ड स्टेप है बट प्लानिंग के बाद फर्स्ट स्टेप क्या होगी, डेटा गैदरिंग, राइट। आपको डेटा को गैदर करना है। एंड जैसे मैंने पहले ही कहा था, आप जब भी इसे आपको एक्सप्लेन करना है तो कभी भी आपको ऐसे नहीं बोलना है कि आपने क्या किया है, आपको डेटा CSV में मिला था, राइट। क्योंकि डायरेक्ट CSV में डेटा जनरली नहीं मिलता है। सम कंपनीज में हो सकता है आपको CSV में डेटा प्रोवाइड किया जाए, बट उन्होंने भी क्या किया होगा, जो भी आपका डेटाबेस है, डेटाबेस से डेटा फेच करके CSV में कन्वर्ट करके आपको दिया होगा। तो डायरेक्टली कभी भी नहीं बोलना है कि आपको डेटा CSV में मिला था। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, जो भी चीजें हैं डेटाबेस से मिला था या फिर कुछ और चीजों से मिला था, ये सब कुछ हम बोल सकते हैं। ठीक है, देन अगर आपके पास कंसिडर डेटाबेस में डेटा अवेलेबल नहीं है तो क्या कर सकते हैं, आपको थर्ड पार्टी देखना पड़ेगा। मतलब जैसे कुछ ओपन सोर्स डेटा सेट्स है, जैसे हमने क्या कल देखा था, UCI मशीन लर्निंग रिपोजिटरी, कुछ यूनिवर्सिटी के डेटा सेट्स है, ये सारी चीजें आपको कंसिडर करनी पड़ेगी, राइट। देन इवन वहां पे भी नहीं मिल रहा तो वेब स्क्रैपिंग करना पड़ेगा, मतलब किसी और जगह से जहां पे डेटा अवेलेबल है लेना पड़ेगा, देन उसको लेबल करना पड़ेगा, राइट। तो मल्टीपल वेज है आपको डेटा गैदर करना है। एंड जब आप प्रॉपरली डेटा गैदर करते हैं तो नेक्स्ट स्टेप हम परफॉर्म करेंगे, राइट। एंड देन उसके साथ साथ आपको फॉर्मेट ऑफ डेटा भी चेक करना है, आपको डेटा जो मिला है एग्जैक्टली किस फॉर्मेट में मिला था। ठीक है, देन उसके बाद नेक्स्ट स्टेप, डेटा मिलने के बाद EDA एंड टेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग, मतलब हम चेक करेंगे कि आपके डेटा को एग्जैक्टली क्या क्या चीजें चाहिए हो सकती है। EDA करेंगे, देन प्री प्रोसेसिंग की जो भी स्टेप्स आपको पता है कौन सी, क्लीनिंग, टोकनाइजेशन normalization. एंड नॉर्मलाइजेशन। सो इनमें से जो भी स्टेप्स आपको लगता है, जब आप EDA करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपके लिए कौन सी स्टेप्स बेटर है, तो वो स्टेप्स हम क्या कर सकते हैं, परफॉर्म करेंगे। ठीक है, देन ये सब कुछ हो गया टेक्स्ट की प्रोसेसिंग। देन टेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन के लिए भी मल्टीपल मेथड्स, राइट, फ्रीक्वेंसी बेस्ड, प्रेडिक्शन बेस्ड, एम्बेडिंग लेयर। तो हम एम्बेडिंग लेयर का वर्ड टू वे के साथ यूज करना भी आगे जाके देखेंगे इसी प्रोजेक्ट में, बट क्या है, ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। देन मॉडल सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग, इसमें क्या होता है, आपके यूज केस के लिए कौन सा मॉडल बेटर रहेगा ये आपको सेलेक्ट करना है। देन उसको ट्रेन करेंगे, इवेल्युएट करेंगे, इवेल्युएशन मैट्रिक्स वगैरह डिसाइड करके। देन फाइनली डिप्लॉयमेंट के लिए आपको API, डॉकर, क्लाउड, ये सारी चीजें चाहिए होगी। एंड डिप्लॉय होने के बाद भी आप परफॉर्मेंस को कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करते हैं एंड मॉडल का मेंटेनेंस करना पड़ेगा। मतलब अगर परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हो रहा है तो उसको रीट्रेन करना है, नया डेटा आ रहा है तो उसको रीट्रेन करना, ये सारी स्टेप्स आपको होगी। ठीक है, तो ये सब कुछ हमने प्रोजेक्ट के रिलेटेड देखा था। तो इसमें किसी को कुछ क्वेश्चन है, ऑल थिंग्स क्लियर है? यस, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, जो आपका एक्चुअल प्रोजेक्ट होने वाला है वो हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप क्या होनी चाहिए, Problem understanding. प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग। एंड हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करेंगे 2 स्टेप्स में, एक बिजनेस पर्सपेक्टिव से, सेकंड होगा टेक्निकल पर्सपेक्टिव से। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग। एंड फर्स्ट स्टार्ट विथ बिजनेस पर्सपेक्टिव। तो बिजनेस पर्सपेक्टिव से क्या प्रॉब्लम है, जैसे कंसिडर आपका एक वेबसाइट है, ठीक है, कोई भी आपका एक प्रोडक्ट है, ई-कॉमर्स वेबसाइट है या फिर कुछ भी है, जस्ट आपको आपके स्टोरी में ऐसे बताना है कि हमारा बैंकिंग का एक क्लाइंट था या फिर हमारा ई-कॉमर्स का एक क्लाइंट था, कोई भी एक क्लाइंट था, या फिर आपकी कंपनी थी जिस कंपनी में आप वर्क कर रहे हो, उनको क्या होता है, यूजर की बहुत सारी कंप्लेंट्स आती है। ठीक है, एंड यूजर की कंप्लेंट
उनको ईमेल से आ सकती है, या फिर आपका जो प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म पे आपने क्या किया है, यूजर को कंप्लेंट डालने के लिए ऐसे कुछ यूआई बनाया है, तो वहां पे यूजर आपको कंप्लेंट सेंड कर रहे हैं। बट आपके पास क्या है, मल्टीपल डिपार्टमेंट्स है उसको कंप्लेंट को सॉल्व करने के। जैसे बैंकिंग का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, तो बैंकिंग में क्या होता है, डिफरेंट डेस्क होते हैं, राइट। अगर आपकी क्रेडिट कार्ड के रिलेटेड कंप्लेंट है तो क्या होगा, क्रेडिट कार्ड के डिपार्टमेंट में जाना पड़ेगा आपको। अगर आपकी कंप्लेंट रिगार्डिंग लोन है तो आपको लोन के डिपार्टमेंट में जाना पड़ेगा। अगर आपकी कंप्लेंट किसी और के रिलेटेड है तो आपको उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में जाना पड़ेगा। तो क्या होता है, जो कंप्लेंट आ रही है, यूजर को पता नहीं है कि कौन सा ये जो कंप्लेंट है एग्जैक्टली कौन से डिपार्टमेंट को है, तो यूजर क्या करेगा, सिर्फ आपके बैंक को कंप्लेंट सेंड करने वाला है। बट आपको फिगर आउट करना पड़ रहा है कि ये कंप्लेंट को कौन सा डिपार्टमेंट सॉल्व करेगा, देन आप उस कंप्लेंट को उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में फॉरवर्ड कर रहे हो, ठीक है। ये प्रीवियसली ऐसे होता था, तो उसके लिए आपको एक पर्सन लगेगा जो जैसे ही यूजर की कंप्लेंट आती है उसको रीड करेगा एंड एनालाइज करेगा कि इस कंप्लेंट को कौन सा डिपार्टमेंट सॉल्व करेगा, एंड उस डिपार्टमेंट को वो कंप्लेंट फॉरवर्ड हो रही है, एंड देन उसके बाद वो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट उस कंप्लेंट को हैंडल कर रहा है, जो भी उसको करना है। ये प्रॉब्लम समझ में आ रहा है। तो अभी आपको करना क्या है, जैसे ही यूजर की कंप्लेंट आएगी यहाँ पे एक मॉडल बिल्ड करना है, एक एनएलपी का या फिर जो भी एलएसटीएम या आरएनएन जो आपको यूज करना है, एक मशीन लर्निंग या फिर आप डीप लर्निंग का मॉडल, जस्ट हम बोलेंगे मॉडल, एक मॉडल बिल्ड करना है। वो मॉडल क्या करेगा, जैसे ही यूजर की कंप्लेंट आएगी उस यूजर की कंप्लेंट को देख के उसका डिपार्टमेंट प्रिडिक्ट करेगा कि एग्जैक्टली इस कंप्लेंट को कौन सा डिपार्टमेंट सॉल्व करेगा, एंड देन हम क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में वो जो आपकी कंप्लेंट थी वो ऑटोमेटिकली फॉरवर्ड हो जानी चाहिए। तो यहाँ पे ये जो मैन्युअल एफर्ट्स आपको लग रहे थे वो सॉल्व हो रहा है, ठीक है। ये जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है ये क्लियर है क्या सबको? Sir, this is the problem of clustering or classification. अब वो हम आगे टेक्निकल पर्सपेक्टिव में देखेंगे, जस्ट पहले बिजनेस पर्सपेक्टिव से क्लियर है कि आपको करना क्या है, Yeah. ठीक है। तो जैसे मैंने कल कहा था, क्या होता है जब भी आप क्लाइंट के साथ, आपके मैनेजर के साथ, किसी के साथ भी प्रॉब्लम अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं, तो आपको क्या करना है, अटेंशन के साथ अंडरस्टैंड करना है। स्टिल क्या हो सकता है, इवन दो आपने 100% अटेंशन से सुना है, मे बी वो जो सामने वाला पर्सन है आपको प्रॉपरली कम्युनिकेट नहीं कर पाया होगा, या फिर आप प्रॉपरली अंडरस्टैंड नहीं कर पाए होगे, तो उससे क्या होता है, आप कुछ एज्यूम कर सकते हैं। एजम्पशन मतलब आपको लगेगा कि ऐसा करना चाहिए या फिर ऐसा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बट एक्चुअल में हो सकता है कि आपको कुछ और ही चाहिए, तो उससे क्या होता है, प्रॉब्लम होते हैं। तो अजम्पशंस ना बने तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, Cross questioning and confirmation. एग्जैक्टली आपको अगर कुछ क्वेश्चन है क्लियर करके लेना है, या फिर आपको लगता है कि सब समझ में आ गया है, तो आपको वो यूज केस फिर से रिपीट करना है। अकॉर्डिंग टू माई अंडरस्टैंडिंग दिस इज आवर यूज केस, दिस इज द प्रॉब्लम्स वी आर सॉल्विंग। देन अगर आपने कुछ अज्यूम किया है तो सामने वाला पर्सन आपको करेक्ट करेगा, अदरवाइज जब वो बोलता है कि करेक्ट मतलब आपने करेक्टली अंडरस्टैंड किया है, देन यू कैन स्टार्ट बिल्डिंग, ठीक है। तो कोई रिपीट करना चाहेगा एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम स्टेटमेंट है हमारा? Yeah, so we have the multiple data of the bank, and actually we don't know those data or those comments is from which department. Actually, our aim is to like figure out the customer issues or the customer queries. So for that, we want to classify or cluster those comments based on the content. यस, राइट। तो सिंपली आपको क्या करना है, जैसे ही यूजर की कंप्लेंट आएगी, जैसे यूजर ने उसकी कंप्लेंट सेंड कर दी, तो आपको क्या करना है, उस कंप्लेंट का डिपार्टमेंट आइडेंटिफाई करना है, एंड वो कंप्लेंट ऑटोमेटिकली उस डिपार्टमेंट में फॉरवर्ड हो जानी चाहिए, ठीक है। तो ये एग्जैक्टली कैसे होगा, ऑल दिस थिंग्स वी विल सी। तो ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्लियर है, एंड इसके लिए हमने क्या किया है, जस्ट वन लाइन में मैं यहाँ पे लिखता हूँ, तो आपको क्या करना है, राउट करना है, राउट या फिर हम बोल सकते हैं फॉरवर्ड। फॉरवर्ड क्या फॉरवर्ड करना है, कंप्लेंट टू इट्स रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट,
ठीक है, तो उसके रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट में वो जो कंप्लेंट है वो आपको फॉरवर्ड करनी है। समझ में आ रहा है? एंड इसके लिए कभी भी आपको किसी भी कंपनी का रियल डेटा इस तरीके से हमें नहीं मिल सकता, राइट? तो इसीलिए मैंने क्या किया है, एक यूएस में एक एजेंसी है, जैसे हमारे पास आरबीआई होता है, तो आरबीआई का क्या काम है, अगर आपको फाइनेंस के रिलेटेड कुछ डाउट आता है, कुछ प्रॉब्लम होता है, तो आप क्या कर सकते हैं, एक गवर्नमेंट की एजेंसी है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उनको आप कंप्लेंट डाल सकते हैं कि बैंक में मुझे ये इश्यू आ रहा है, तो क्या होगा, आरबीआई आपका वो प्रॉब्लम सॉल्व करेगा जो भी कुछ है। तो उसी तरीके से यूएस में एक सीएफपीबी नाम का एक ब्यूरो है। तो सीएफपीबी क्या है, जस्ट मैं क्या करता हूँ, सीएफपीबी एग्जैक्टली क्या है गूगल से पूछ लेता हूँ, सीएफपीबी, ठीक है। तो गूगल ने सिंपली इतना दिया है, यस, CFPB is a Consumer Financial Protection Bureau is an independent agency of the United States government responsible for consumer protection in a financial sector। ठीक है, तो मैं यहाँ पे उसको पेस्ट कर रहा हूँ। क्या है ये समझ में आ रहा है? जैसे अगर आपके साथ कोई फाइनेंशियल सेक्टर में फ्रॉड होता है, कुछ भी होता है, तो आप कहाँ पे कंप्लेंट डाल सकते हैं, इंडिया में आरबीआई को, राइट? तो उसी तरीके से क्या है, उनका यूएस गवर्नमेंट का एक फाइनेंशियल ब्यूरो है, उसको आप क्या कर सकते हो, आपकी कंप्लेंट डालेंगे तो वो क्या होगा, जो भी आपकी कंप्लेंट है उसको सॉल्व करता है। तो ये उनको कंप्लेंट मिली है, तो क्या होगा, ये जो कंप्लेंट है अगेन डिफरेंट डिपार्टमेंट के लिए हो सकती है, क्रेडिट के लिए हो सकती है, डेबिट कार्ड, लोन, जो भी है, राइट, उसकी कंप्लेंट हो सकती है। तो हम क्या करेंगे, उसी डेटा का यूज करेंगे एंड ये जो कंप्लेंट है उसको हमारा एज अ डिपार्टमेंट कंसिडर करेंगे। समझ में आ रहा है? तो मेन प्रॉब्लम क्या है, एंड अभी हमारे पास रियल डेटा नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे, ये जो सीएफपीबी का डेटा है उसको हमारा एज अ रियल डेटा कंसिडर करके हम प्रोजेक्ट बिल्ड करने वाले हैं। ठीक है, तो आपको ऑलवेज क्या होता है, जब आप प्रोजेक्ट एक्सप्लेन कर रहे हैं इंटरव्यू में, तो बिजनेस यूज केस क्लियरली आपको बताना है कि एग्जैक्टली बिजनेस का आप कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे। तो यहाँ पे सबको क्लियर है बिजनेस यूज केस? ठीक है, नाउ वी विल सी टेक्निकल पर्सपेक्टिव। तो टेक्निकल पर्सपेक्टिव, ये जो प्रॉब्लम है कैसे सॉल्व कर सकते हैं, क्या लगता है? फर्स्ट हम सिंपली इतना देखेंगे कि यहाँ पे जो कंप्लेंट है वो कैसे मिलेगी आपको, टेक्स्ट में, राइट, टेक्सचुअल डेटा होगा, क्योंकि यूजर से या फिर ह्यूमन से कंप्लेंट आ रही है तो टेक्स्ट में ही करेगा, राइट। तो आपका डेटा टेक्स्ट डेटा है, तो यहाँ पे क्या यूज करना पड़ेगा, एनएलपी, राइट। अगर कंप्लीट न्यूमेरिकल डेटा होता तो हम मे बी ट्रेडिशनल मशीन लर्निंग के इमेज डेटा होता तो कंप्यूटर विजन की टेक्निक्स यूज करते, बट यहाँ पे प्योरली टेक्स्ट डेटा है, तो हमें एनएलपी की टेक्निक्स यूज करनी पड़ेगी। इतना क्लियर है? देन नेक्स्ट, और ये जो प्रॉब्लम है एग्जैक्टली कैसे सॉल्व कर सकते हैं, क्या लगता है? क्लस्टरिंग बेटर रहेगा या फिर क्लासिफिकेशन, अभी किसी ने बोला था, क्या लगता है? Which? Sir, actually, we don't know how many classes are there. So clustering is the good thing. हमें क्लासेस मतलब Yes, we know the departments, then it will be good for classification. एग्जैक्टली अगर आपके पास कंसिडर आप किसी कंपनी के लिए प्रोजेक्ट बिल्ड कर रहे हैं, मतलब एक बैंक के लिए आप प्रोजेक्ट बिल्ड कर रहे हैं, तो बैंक को डेफिनेटली पता होगा कि उनके पास कितने डिपार्टमेंट्स हैं। क्या लगता है क्या होना चाहिए, क्लासिफिकेशन, क्लस्टरिंग और समथिंग एल्स? Multi-class classification, but I think यस, और किसी को कुछ लगता है? क्लासिफिकेशन। यस, ये क्लासिफिकेशन का प्रॉब्लम है, एंड उसमें भी आपको क्लासिफिकेशन होगा मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन। व्हाई? क्योंकि डिपार्टमेंट दो नहीं है, मोर देन 2 डिपार्टमेंट्स हैं, राइट। तो हम यहाँ पे बोलेंगे मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन। तो ये भी इंपॉर्टेंट होता है, आपको एग्जैक्टली प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करना है ये समझना भी, राइट। अगर आप कुछ आपको ये पता ही नहीं कि मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन क्या होता है,
या फिर जो भी प्रॉब्लम टेक्निकली अगर आप उसको कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हो तो अच्छे से आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। बट ये क्लियर है अभी टेक्निकल पर्सपेक्टिव से। Sir, but without viewing the data, how can we decide this is the multi-class or other मतलब आप things? I जो think आपका ये डिसाइड करना है, ऐसा नहीं है कि आपको ऑलवेज डेटा से पहले ही करना है। डेटा को देखने के बाद कर सकते हैं, आपके मैनेजर से आप क्वेश्चनिंग कर सकते हैं कि डेटा कैसा मिलेगा वगैरह, उससे आपको डिसाइड करना है। बट यहाँ पे हमको पता था बैंकिंग है, बैंकिंग के डिपार्टमेंट है तो क्लासिफिकेशन होगा। अगर यहाँ पे पॉसिबल नहीं लग रहा है तो डेटा देखने के बाद भी आपको क्या करना होगा, बट उसको टेक्निकल पर्सपेक्टिव में कन्वर्ट करना ही है। एंड जैसे मैंने कहा था ये जो प्रोसेस है लीनियर नहीं है, ऐसा नहीं है कि ऑलवेज पहले प्रोजेक्ट प्लानिंग करनी है देन ओनली डेटा गैदरिंग करना है, ऐसा नहीं है, राइट। तो ये स्टेप आपके यूज केस के अकॉर्डिंगली आपको जैसे बेटर लगता है उसके अकॉर्डिंगली चेंज भी हो सकती है। तो अगर आपको डेटा पहले देखना है, डेटा पहले देखेंगे देन यू कैन डिसाइड आल्सो, ठीक है। now in your case, the classes are already predefined, but in some of the examples, only text data is there. There is no label for the output class. So at that time, clustering is better as compared to classification. यस बोल सकते, क्लस्टरिंग कर सकते हैं, यस दैट इज पॉसिबल। बट कंसीडर क्लस्टरिंग कर रहे हैं तो क्लस्टरिंग में ऐसा फिक्स है क्या, जो आपको एक्सपेक्टेड डिपार्टमेंट है उसी में आपको क्लस्टर के जो क्लस्टर से वो मिलने वाले हैं? No. नो। तो आपको वहां पे डेटा को लेबल करके क्लासिफिकेशन ही बेटर अप्रोच रहेगा, राइट। क्योंकि क्लस्टरिंग आपके पास कंसीडर क्रेडिट एंड लोन के ऐसे कुछ डिपार्टमेंट है, वो क्या कर रहा है किसी तीसरा ही डिपार्टमेंट उसने क्रिएट कर दिया जिसमें लोन की भी कंप्लेंट है क्रेडिट की भी कंप्लेंट है। तो ये क्लस्टर आपका कोई यूजफुल है क्या, दो दो डिपार्टमेंट में अगर प्रिडिक्ट कर रहा है तो इस तरीके से कुछ? नो, राइट। तो बेटर अप्रोच होगा इस यूज केस के लिए क्लासिफिकेशन। तो डेटा लेबल नहीं है तो आप लेबलिंग कर सकते हैं एंड आफ्टर लेबलिंग बट क्लासिफिकेशन ही बेटर अप्रोच रहेगा, ठीक है। ऑल राइट, देन इसकी जो पाइपलाइन अगर हम देखते हैं तो पाइपलाइन कैसे होनी चाहिए, सबसे पहले जो यूजर की कंप्लेंट है, ठीक है, वो टेक्स्ट फॉर्म में होगी, ईमेल से आपको आ सकती है या फिर जो आपका प्लेटफॉर्म है प्लेटफॉर्म पे आ सकती है कंप्लेंट। हम क्या करेंगे, ये जो कंप्लेंट है हम सेंड करेंगे टू द मॉडल, जो आपका मॉडल है। देन मॉडल आपको क्या आउटपुट में देगा, क्या क्लासिफाई करेगा वो? डिपार्टमेंट, राइट। तो उसने जो भी डिपार्टमेंट क्लासिफाई किया है तो यूजर की ये जो कंप्लेंट थी आपको क्या करना है, उस डिपार्टमेंट को फॉरवर्ड करना है। क्या करेंगे हम, फॉरवर्ड कंप्लेंट टू डिपार्टमेंट, ठीक है। क्लियर है क्या, अभी बोथ पर्सपेक्टिव क्लियर है? यस। So sir, here we'll be getting like complaints. Complaints का column होगा and एक column like departments का. Is it? राइट, राइट, ठीक है। तो हमने क्या किया, ये जो फर्स्ट स्टेप थी प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग की वो कंप्लीट किया, ठीक है। एंड अगेन जो भी आपको फैक्टर्स लगते हैं उसको भी आप कंसिडर कर सकते हैं, बट अभी वी विल मूव ऑन टू द डेटा गैदरिंग। तो डेटा गैदरिंग के लिए मल्टीपल वेज है एंड प्राइमरी वे क्या होता है, आपका खुद का ओन डेटा, राइट। अदरवाइज नहीं है तो आपको मतलब क्या कर सकते हैं, आप थर्ड पार्टी वगैरह से ले सकते हैं। बट इस प्रोजेक्ट के लिए आप क्या बोल सकते हैं, फॉर दिस प्रोजेक्ट आपको आपकी स्टोरी में ये बताना है, फॉर दिस प्रोजेक्ट आपको डेटा कैसे मिला, क्लाइंट ने उनका जो हिस्टोरिकल डेटा है उनके डीबी में स्टोर किया, राइट। ऐसे बोलेंगे क्लाइंट स्टोर्ड हिस्टोरिकल डेटा। हिस्टोरिकल मतलब क्या है, past historical data means like 2-3 years old. राइट। तो प्रीवियसली जो भी उनको कंप्लेंट आई होगी तो उन्होंने उन कंप्लेंट को किसी डिपार्टमेंट में सॉल्व किया होगा, राइट। तो जो कंप्लेंट आई थी एंड उस कंप्लेंट को जिस डिपार्टमेंट ने सॉल्व किया था तो ये डेटा उनके पास होगा। तो हम क्या करेंगे, उस डेटा का यूज करेंगे जिससे आपको क्या पता चलेगा,
कौन सी कंप्लेंट का क्या डिपार्टमेंट है, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, क्लाइंट ने उनका हिस्टोरिकल डेटा उनके डीबी में स्टोर किया था, तो आपको जो डीबी बोलना है माई एसक्यूएल बोल सकते हैं, मतलब एसक्यूएल डेटाबेस, या फिर मोंगो डीबी डेटाबेस, बट क्लाइंट ने उनके डेटाबेस में स्टोर किया था। देन क्या हुआ, क्लाइंट प्रोवाइडेड एक्सेस टू टीम, तो आपकी टीम को उनके डेटा जो डीबी है उसका एक्सेस दिया गया, ठीक है। तो अगर आपको डेटाबेस का बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, डेटाबेस से डेटा कैसे फेच करना है, किसी भी मोंगोडीबी हो गया या फिर एसक्यूएल हो गया, तो आप बोल सकते हैं कि मैंने खुद, राइट, मुझे खुद डेटा का एक्सेस मिला था, तो मैंने खुद से डेटाबेस को एक्सेस किया, देन उस डेटा को कन्वर्ट किया सीएसवी में। या फिर बोल सकते हैं आपका जो मैनेजर है उन्होंने डेटा एक्सेस किया फ्रॉम डीबी एंड उसको सीएसवी में कन्वर्ट करके वो सीएसवी आपको हैंड ओवर कर दी, बट डायरेक्टली कभी नहीं बोलना है कि डेटा सीएसवी में मिला था। डेटा कैसे मिला, क्लाइंट का डेटा, और मतलब क्लाइंट का जो हिस्टोरिकल डेटा है उनके डेटाबेस में स्टोर था, क्लाइंट ने उनके डेटाबेस का एक्सेस आपको दिया, आपने डेटाबेस को एक्सेस करके डेटा को मतलब डेटा को एक्सट्रैक्ट किया, देन उसे आपने सीएसवी में स्टोर करके वो सीएसवी अभी आप आगे काम में यूज करने वाले हैं। समझ में आ रहा है डेटा क्या हुआ? यस बोलिए। सर तो हमारा टेक्स्ट डेटा होता है एनएलपी का, तो वो यूजुअली कौन से डेटाबेस में सेव होता है, मोंगोडीबी या एसक्यूएल? ऐसा कुछ नहीं, दोनों एसक्यूएल में भी हो सकता है, मोंगोडीबी में हो सकता है। जस्ट हम क्या करेंगे, कॉलम रहेगा, एक कॉलम में आपका टेक्स्ट जो भी है वो रहेगा, दूसरे में बाकी की चीजें रहेगी। तो एसक्यूएल में भी हो सकता है, मोंगोडीबी में भी हो सकता है। आप जिस डेटाबेस के साथ कॉन्फिडेंट है आपको वो बताना है इंटरव्यू में। यस उज्ज्वला। Yes, sir. So I had like similar question to Shubham. Like here we have only structured data, so that's why we are saying like we get data from the databases. But what if like we have data set like unstructured format like PDF or some documentation? Then how do we say like how do we receive the data from client? तो यहाँ पे अभी इस यूज केस में देखते हैं, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा हो सकता है क्या पीडीएफ वगैरह में, यूजर कंप्लेंट्स? No, I'm just asking generally because I directly said I receive data from client which is in JSON format. So just got confused. So तो asking. अगर पीडीएफ वगैरह होते हैं तो पीडीएफ जनरली ES3 वगैरह में स्टोर किए जाएंगे, जो ES3 वगैरह होती है, AWS का स्टोरेज है या फिर Azure का ब्लॉक स्टोरेज वगैरह होता है, वहां पे स्टोर किया जाता है, तो वहां से आपको लेना होता है। Okay. यस सर आसमा। यस सर, डेटा फेच करते वक्त क्या प्रॉब्लम आ सकती है? जनरली कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा, अगर आपको एक्सेस है तो आप डायरेक्टली डेटा को फेच करते हैं, उसमें उतना ज्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं आता, ये जस्ट 1 डे 2 डेज में काम हो जाएगा, उतना ज्यादा कोई डिफिकल्ट नहीं है इसमें, ठीक है। यस गणेश। Sir, if the data is in structured format, but one column is in text format, and another column, so there is customer ID share, and in another column there is suppose balance or something there. And गणेश आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है, सबको हो रहा है या मुझे ही हो रहा है? नहीं सर, यस यस, कैन यू ट्राई अगेन? आप बोल सकते हैं, बोलिए। hello, am I audible? So, Yeah, but if suppose data is in multiple columns, one column is in text format, in another column there is a client ID or something, and in another column, suppose there are some short words are there for a particular complaint, then how do we classify this kind of data? सो आई थिंक योर क्वेश्चन इज, कंसिडर एक कॉलम में टेक्स्ट डेटा है, दूसरे कॉलम में न्यूमेरिकल डेटा है, तो उसको कैसे हैंडल करेंगे? इज इट? Yes, yes. तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सिर्फ फोकस करना है कस्टमर कंप्लेंट पे, राइट। बाकी का जो भी डेटा है उससे आप
आपको उसका डिपार्टमेंट प्रिडिक्ट नहीं करना है। तो जैसे क्या होता है, हो सकता है आपकी डेट हो या फिर कस्टमर आईडी हो, तो इन सारी चीजों से डिपार्टमेंट डिसाइड होगा क्या, कस्टमर आईडी से या फिर कंप्लेंट आईडी से कौन से डिपार्टमेंट में जानी चाहिए। नो, कंप्लेंट के बेसिस के ऊपर, अगर उसने लोन के रिगार्डिंग कंप्लेंट किया है तो आपका होगा लोन, अगर उसने क्रेडिट कार्ड के लिए किया है तो क्रेडिट कार्ड, अगर उसने किसी और के लिए किया है तो वो वाला डिपार्टमेंट रहेगा, राइट। तो इट विल ऑलवेज डिपेंड ऑन कस्टमर, मतलब जो कंप्लेंट है। तो हम सिर्फ अभी क्या करेंगे, जो कंप्लेंट का कॉलम है उससे आपको उसका डिपार्टमेंट प्रेडिक्ट करना है, ठीक है। यस अभिषेक। Sir, in the real scenario, how much data we will consider for the model building or the analysis purpose? जितना अवेलेबल है, राइट, वो हो सकता है 100 के, मतलब 1 लाख रोज हो सकता है आपके पास 10 मिलियन रोज हो, 10 लाख 20 लाख डेटा हो, कितना भी हो सकता है, ऐसा कुछ फिक्स नहीं रहेगा ऑलवेज, बट आप मोर देन फ्यू लाख बोल सकते हैं, 2 लाख 3 लाख रोज थे, उतना सफिशिएंट है। Okay, and what about the size of that data? If they ask Size what is the size, like MB or GB like that. नो, क्योंकि यहाँ पे आप रोज में ही बताएंगे, जीबी वगैरह की जरूरत नहीं है, ठीक है। सिंपली क्या होता है, इवन आपके पास मिलियंस ऑफ रो है तो डेटा फ्यू उसमें जीबी वगैरह सैंपल लगेगा, बट आप क्या कर सकते हैं, आपको डेटा डायरेक्टली डेटाबेस से मिल रहा है, राइट। तो वहां पे आप जीबी एमबी में स्टोर मेजर नहीं करेंगे, आपको बोलना है कि वो इतने उसमें रोज थे, 10 लाख रोज थे, 5 लाख रोज थे, इस फॉर्मेट में ही बताना है, एमबी या जीबी बताने की जरूरत नहीं है। Okay, one more question is here. This is only static data or the data will live data? We are अभी के building लिए a हमने क्या model. किया है, We are मॉडल building ट्रेन model करने on. के लिए Okay. और ट्रेनिंग मॉडल हमने हिस्टोरिकल डेटा लिया है, तो ये डेटा कैसे होगा। Yeah, for the analysis and the training it is fine, but यस, this model will work on the live data or only for static data? क्या लगता है यहाँ पे ये जो पाइपलाइन बिल्ड की है कैसे वर्क होगी। लाइव डेटा मतलब हमारा यूज केस क्या है, जैसे कंप्लेंट आएगी, अगर हम उसको स्टोर करके 10 दिनों के बाद प्रोसेस कर रहे हैं, देन डिपार्टमेंट में फॉरवर्ड कर रहे हैं, उसका कुछ यूज होगा। नो, तो क्या होना चाहिए, जैसे ही कंप्लेंट आएगी आपको उसका डिपार्टमेंट प्रेडिक्ट करना है एंड देन उसको फॉरवर्ड कर देना है, राइट। तो ट्रेनिंग होगी हिस्टोरिकल, मतलब स्टैटिक डेटा के ऊपर, बट ट्रेन करने के बाद जो मॉडल बिल्ड होगा उसे इन्फ्रेंस करने के लिए लाइव डेटा आएगा, ठीक है। यस किशोर। Sir, if I two scenario, one is like I need to provide the rating, right? And if I provide rating between 0 to 6, it is a bad rating, right? And above 6 to 10, it is a good rating. So how should I segregate this scenario? And रेटिंग user किसे also रेटिंग कर रहे हो, provided the feedback. मतलब किस चीज को रेटिंग कर रहे हैं। Just I have said the query and user has provided the feedback for me. If I some product and that product I have given the some rating, right? The rating for 0 to 6 it is a bad, and after 7 to 10 it is a good. So I need to just calculate the bad rating and forward it to the respective department. आई एम नॉट गेटिंग योर पॉइंट। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपको कंप्लेंट आएगी, कंप्लेंट को रेटिंग कौन Right. देगा, User. यूजर जस्ट कंप्लेंट करेगा, वो रेटिंग कैसे दे सकता है, मतलब किस बात के लिए रेटिंग देगा। रेटिंग जस्ट फीडबैक प्रोडक्ट के रिगार्डिंग अगर रेटिंग देता है, जैसे कि 0 to 6 का रेटिंग दिया है यूजर ने, उसके साथ उसने कुछ फीडबैक भी शेयर किया है, तो मेरे को सिर्फ वो 0 to 6 का ही फीडबैक कैप्चर करने का है और वो रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट को सेंड करने का है। रेटिंग से हम डिपार्टमेंट में सेंड नहीं कर सकते, राइट। उसको प्रॉब्लम किससे है, जैसे कंसिडर उसने रेटिंग दिया है 0, वो रेटिंग हो सकती है कि आपका प्रोडक्ट खराब है, मतलब क्या होगा,
जो आपका इन्वेंट्री मैनेजमेंट है उस डिपार्टमेंट के लिए होगा। हो सकता है कि उसको डिस्काउंट नहीं मिला है, उसके लिए उसने रेटिंग दी हो, तो डिस्काउंट के लिए आपका फाइनेंस डिपार्टमेंट होगा। या फिर हो सकता है कुछ और चीजें हो तो कुछ और डिपार्टमेंट होगा। तो रेटिंग से हम डिपार्टमेंट प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। जब आप एक्चुअल टेक्स्ट कंटेंट रीड करेंगे, राइट, तो टेक्स्ट कंटेंट से ही ये पॉसिबल है कि आप डिपार्टमेंट प्रिडिक्ट कर पाओ। ओके, ठीक। ऑलराइट। सर जो रियल टाइम में डेटा रहता है ना, जैसे कि अभी आपने बताया कि डीबी से अपन ने डेटा लिया, सीएसवी में कन्वर्ट किया, ठीक है। तो जब रियल टाइम में अपन करेंगे तो डेटा कितना होना चाहिए ट्रेनिंग के लिए? मतलब इन्फ्रेंस के लिए तो लाइव डेटा आएगा डायरेक्टली, चाहे Right. तो 1 हो या 2 कंप्लेंट हो या मेनी कंप्लेंट्स हो, लेकिन ट्रेनिंग के लिए कितना डेटा होना चाहिए और यूजुअली कितना होता है एक्चुअली? जनरली जितना ज्यादा डेटा है उतना बेटर है, मोर जितना ज्यादा उतना बेटर। बट हम फ्यू लैक्स में आपको बोलना है, मतलब एक इंटरव्यू में बोलना है 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख तक आप इस तरीके से बोल सकते हैं कि इतने रोज थे। उतना सफिशिएंट है किसी भी मॉडल को अच्छे तरीके से ट्रेन करने के लिए, ठीक है। इवन थाउजेंड्स में भी बोलते हैं, 50,000 तो भी बेटर है। बट लैक में बोलेंगे तो थोड़ा वो रियलिस्टिक एंड लार्ज डेटा हैंडलिंग लगेगा। तो फ्यू लैक्स में आपको बोलना है 1 लाख, 2 लाख। उससे भी ज्यादा बोल सकते हैं क्या? जैसे कि 20-50 लाख वगैरह बोल सकते हैं, यस पॉसिबल है। और उससे मॉडल को कुछ मतलब खाली कंप्यूटेशन का चैलेंजेस होगा? कंप्यूटेशन, यस एग्जैक्टली, कंप्यूटेशनल कॉस्ट ज्यादा लगेगी, मतलब आपको रैम जीपीयू कॉस्ट ज्यादा लगेगी, बाकी कुछ नहीं है, बाकी कुछ इशू नहीं है। फाइन। ऑलराइट, क्लियर है ये सब कुछ, ठीक है। तो आपको डेटा मिला है, तो मैंने ऑलरेडी जो आपका डेटा है, आपका एक्स्ट्रा नोट्स में जो डेटा सेट फोल्डर है, उस फोल्डर में एक सीएसवी डाली है। तो ये सीएसवी क्या है, हम कंसिडर करेंगे कि आपको मिली है, आपने खुद से एक्सट्रैक्ट किया या फिर आपके मैनेजर ने आपको दी है। तो आप इसको कैसे लोड करेंगे? pandas as pd एंड यहाँ पे df इक्वल टू pd डॉट रीड csv। ठीक है। सो ये जो आपका एक्स्ट्रा नोट्स फोल्डर है, एक्स्ट्रा नोट्स में डेटा सेट एंड उसमें कंप्लेंट्स सीएसवी नाम का एक डेटा सेट आपको मिल जाएगा। तो इस डेटा का आप खुद से भी यूज करके देखेंगे, बाद में हम कोड लिख रहे हैं, आप खुद को भी आपको ट्राई करना है, ठीक है। तो लेट्स लोड दिस डेटा। तो मैंने इसको ड्राइव में स्टोर किया है। एंड वन मोर थिंग, यहाँ पे ये जो बटन है इसके ऊपर क्लिक करने के बाद क्या होता है, जो गूगल ड्राइव है रिलेटेड टू दिस अकाउंट, इस अकाउंट से रिलेटेड जो भी गूगल ड्राइव है वो यहाँ पे माउंट हो जाएगा एंड उसमें जो भी फाइल से मैं एक्सेस कर सकता हूँ। तो मैं अभी क्या कर रहा हूँ, मेरे इस ड्राइव में जो भी फाइल है उसे एक्सेस कर रहा हूँ। एंड इसकी साइज अगर आप देखेंगे तो कुछ जीबी में होगी, क्योंकि ह्यूज डेटा है, ऑलमोस्ट रियल टाइम डेटा है। जैसे हम देखते हैं, दिस वन कंप्लेंट, तो यहाँ पे दिख रहा है क्या, अराउंड, एक्चुअली शो नहीं कर रहा है, प्रीवियसली करता था, जस्ट अ मिनट, कुछ चीजें हैं ठीक है। तो जस्ट मैं आपको क्या करता हूँ, वहीं पे जाके दिखाता हूँ कि अराउंड फ्यू जीबी का डेटा सेट होगा। तो आपका ये जो डेटा सेट में ये कंप्लेंट दिख रहा है, दिस इज योर फाइल। एंड फाइल इंफॉर्मेशन देखते हैं, इंस्टेड ऑफ फाइल इंफॉर्मेशन डिटेल्स, कितना है स्टोरेज, उसका साइज 1.14 राइट, अराउंड 1.4, अराउंड 1.4 जीबी डेटा है। इसमें बहुत सारी कंप्लेंट्स एंड जो बाकी का भी डेटा है वो सब कुछ इंक्लूडेड है, ठीक है। तो आपने इतना डेटा जो सीएसवी थी उसे लोड कर लिया है। तो नाउ अभी आपके पास डेटा आ गया, डेटा गैदरिंग की स्टेप कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या होगी आफ्टर डेटा गैदरिंग? ईडीए एंड टेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग। ईडीए मतलब क्या होता है? एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस। एक्सप्लोरेटरी मतलब डेटा को हम चेक करेंगे, डेटा कैसा है, डेटा में क्या क्या चीजें है, एंड उससे आपको कुछ क्लूज मिल जाएंगे। उन क्लू का यूज करके हम बाकी की चीजें कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम df.shape देखेंगे, उससे क्या होता है,
साइज रो एंड कॉलम का साइज पता डेटा चल की जाएगा। साइज पता चल जाएगी। तो अराउंड कितना बोल रहा है ये? 2,32,18 columns. राइट, मतलब हम बोल सकते हैं अराउंड 23,26,246, मतलब हम बोलेंगे कि 23 lakhs, ठीक है, 23 लाख रो है, या फिर 2.3 मिलियन भी बोल सकते हैं, जो आपको कंफर्टेबल है, रोज एंड 18 कॉलम्स, ठीक है। तो ह्यूज डेटा है, रियल टाइम, ऑलमोस्ट रियल टाइम का डेटा है, राइट। रियल टाइम में भी आई डोंट थिंक इतना ज्यादा डेटा होता है, बस स्टिल हम क्या है, जो सारी रियल टाइम की ही चीजें हम प्रोसेस करके देखेंगे, ठीक है। तो हमने डेटा देखा, इतना आपके पास रोज है, या फिर हम उसको क्या बोल सकते हैं, इतने टोटल लैक्स लिखने की जगह एक कंप्लीट लिखते हैं। इसको हम क्या बोल सकते हैं, रोज को हम क्या बोलेंगे, रोज या फिर सैंपल्स बोल सकते हैं क्या? सैंपल्स मतलब क्या होता है? Yes. Individual data points. इंडिविजुअल डेटा पॉइंट्स तो अराउंड 23 lakhs सैंपल्स है, एंड 18 कॉलम मतलब क्या है ये? फीचर्स, Features. Features are fields. एग्जैक्टली, फीचर्स फील्ड्स आपके पास टोटल 18 है, ठीक है। तो आपको अराउंड 23 लाख रोज का डेटा मिला है, अराउंड 1.4 GB का डेटा है। सो नेक्स्ट स्टेप, इसको हम देख सकते हैं df.head, जिससे क्या होगा, डेटा कैसा दिखता है उसका आपको एक स्नैपशॉट मिल जाएगा। जैसे हमने देखा, तो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट डेट रिसीव्ड, मतलब ये जो कंप्लेंट है कब रिसीव हुई थी। देन प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब क्या है, कौन से प्रोडक्ट के लिए हुई थी, जैसे क्रेडिट रिपोर्टिंग है, व्हीकल लोन है, क्रेडिट रिपोर्टिंग है। देन यहाँ पे सब प्रोडक्ट है, ठीक है। देन इश्यूज है, देन सब इश्यूज वगैरह ऐसा कुछ है। देन यहाँ पे कंज्यूमर कंप्लेंट नरेटिव, सो इसमें क्या है, कंज्यूमर कंप्लेंट नरेटिव में जो एग्जैक्ट कंज्यूमर की कंप्लेंट है, यूजर ने जो आपको कंप्लेंट दी थी, दिस इज द कंप्लेंट यूजर सेंड यू, ठीक है। देन ये एक्चुअली हमने डेटा जो है वो एक्चुअल में हमारा जो यूज केस है उसका है क्या? नो, राइट। No. ये हमने डेटा लिया है फ्रॉम CFPB। तो CFPB मतलब क्या है, एक गवर्नमेंट की एजेंसी है। तो उन्होंने क्या है, कंपनी को में भी सेंड किया होगा, तो कंपनी ने क्या रिस्पॉन्स दिया, कौन से कंपनी का है, ये सारी चीजें उसके भी रिलेटेड है, ये कैसे सेंड सबमिट हुआ था, देन कंपनी को CFPB ने कब सेंड किया, कंपनी ने क्या रिस्पॉन्स दिया, ऑल दिस थिंग्स क्या है यहाँ पे है। तो हमने ये सारी चीजें आपको पता चली। बट इफ यू लुक एट यूजली, या फिर आप ऑब्जर्व करेंगे, ये सारी चीजें आपको नेसेसरी है क्या मॉडल ट्रेन करने के लिए? जैसे डेट रिसीव्ड, या फिर जिप कोड, कंपनी, स्टेट, ये सब कुछ? No. नो। हमें सिर्फ Multiple columns. हमें क्या चाहिए, We want only the customer complaints. कस्टमर कंप्लेंट, दैट विल बी इन कंज्यूमर कंप्लेंट नैरेटिव, एंड देन डिपार्टमेंट Product. Department. प्रोडक्ट्स, दैट इज यहाँ पे जो डिपार्टमेंट मतलब प्रोडक्ट्स में आपके डिपार्टमेंट है। तो हम क्या कर सकते हैं, तो हमने यहाँ पे ये जो डेटा है उसको देख के कुछ ऑब्जर्वेशन बिल्ड किए। क्या ऑब्जर्वेशन बिल्ड किया? How many columns is important for the model Yes. building, and how many columns we will like drop. एग्जैक्टली। तो हमने क्या देखा, वी हैव 18 कॉलम्स, बट फॉर आवर यूज केस we only need not 3, we only need 2 columns. एंड वो कौन से कॉलम्स है जो आपको चाहिए? Complaint narration and प्रोडक्ट, department. यस। सो यहाँ पे दिया गया है प्रोडक्ट एंड कंज्यूमर कंप्लेंट नरेटिव, जो भी यहाँ पे दिया गया था, दिस वन, ठीक है। सो सिर्फ तो क्या एक्शन लेंगे, सो ये ऑब्जर्वेशन बिल्ड करने के बाद आगे क्या कर सकते हैं हम? We can like remove the data, other data. एग्जैक्टली। तो हमने कुछ एक्शन लिया। एक्शन क्या लिया है? वी कैन ड्रॉप ऑल अदर कॉलम्स, ठीक है। जो बाकी के कॉलम्स है सबको हम ड्रॉप कर देंगे, सिंपल। तो एक्शन लेते हैं, कैसे ड्रॉप करेंगे? यहाँ पे लिखेंगे ड्रॉप
other columns. Yes. df dot drop होता है क्या? क्या होता है df dot drop? That is also one of the option. df dot drop, वहां पे कॉलम देंगे, या फिर हम ऐसा करते हैं, क्या है ये, लेट्स सी, यहाँ पे आपको जो ये चाहिए, यहाँ पे हम लिखते हैं प्रोडक्ट एंड करेंगे। हाँ, तो यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ प्रोडक्ट एंड कंज्यूमर कंप्लेंट नरेटिव रहेगा एंड बाकी सारे ड्रॉप हो जाएंगे। ठीक है, और रन करेंगे। ऑल राइट, नाउ इफ वी चेक df डॉट shape, तो क्या मिल रहा है आपको, अराउंड 23 लाख रोज है, ओनली 2 कॉलम्स है अभी, बाकी के जो 16 कॉलम थे आपके लिए उतना नेसेसरी नहीं थे, जैसे डेट रिसीव्ड, कंप्लेंट उन्होंने कहाँ से सबमिट की थी, देन उनका एड्रेस वगैरह, ये सारी चीजें थी जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं, इसलिए हमने उनको ड्रॉप कर दिया। ठीक है, देन अभी हम क्या करेंगे, जो आपका कॉलम न्यू डेटा है उसको देख लेते हैं कि कैसे दिख रहा है df डॉट हेड। उसमें अभी ओनली 2 ही कॉलम्स है, प्रोडक्ट जिसमें आपका एग्जैक्टली जो डिपार्टमेंट है वो है, एंड एक कंज्यूमर कंप्लेंट नरेटिव, उसमें क्या है, जो आपके कस्टमर की कंप्लेंट है। ठीक है, यस अभिषेक। Sir, generally when we are working on the live data or the company assets data, so at that time we are not doing all these steps one by one in like in the single cells. We are writing a function. So is this, so both the way is fine or which way is good? तो क्या होता है, जनरली जो एक्सपेरिमेंटेशन होता है, एक्सपेरिमेंटेशन मतलब जब हम अभी बिल्ड करें तो आपको पता है क्या, कॉलम ड्रॉप करना है, रो ड्रॉप करना है, या कुछ करना है, आपको पता है? No. नो। तो इस केस में हम क्या करेंगे, नोटबुक में करते हैं, कोई भी पाइथन मतलब जुपिटर नोटबुक, कोलैब नोटबुक, या फिर कोई और नोटबुक, जिससे आपको पता चलेगा। यहाँ पे आप एक्सपेरिमेंटेशन कर रहे हैं, जब ये सारा एक्सपेरिमेंटेशन कंप्लीट हो जाएगा, अभी आपको पता है जैसे ही डेटा आएगा आपको क्या करना है, सिर्फ उसमें ये कॉलम लेना है, देन उसके ऊपर प्री प्रोसेसिंग की कौन सी स्टेप अप्लाई करनी है, टोकनाइजेशन क्या करना है, आपको अभी सब पता है। देन हम फंक्शन बिल्ड करेंगे क्योंकि आपको ऑलरेडी स्टेप्स पता है। ठीक है, तो जनरली क्या होता है, एवरी प्रोजेक्ट के लिए स्टार्ट जब हम प्रोजेक्ट करेंगे ऑलवेज आपको एक्सपेरिमेंटेशन करना होता है। तो एक्सपेरिमेंटेशन हम जुपिटर में करते हैं या फिर नोटबुक में, कोई भी कोलैब नोटबुक, जुपिटर नोटबुक, एंड देन एक्सपेरिमेंटेशन होने के बाद सारी चीजें जब फाइनलाइज होगी तो हम स्क्रिप्ट लिखेंगे जो .py फाइल होती है, राइट। तो .py में हम सेल बाय सेल नहीं कर सकते, आपको सिंगल फाइल में ही सारा कोड लिखना पड़ेगा। ऐसा ही होता है, पहले एक्सपेरिमेंटेशन विथ नोटबुक, देन प्रोडक्शन के लिए जो कोड लिखना है वो हम .py फाइल में लिखेंगे। ऑल राइट, तो हमने यहाँ पे और भी आपको कुछ पता चल रहा है, इसको जस्ट बाय लुकिंग एट इट क्या लग रहा है, कुछ प्रॉब्लम है क्या इसमें? Yes, बहुत ज्यादा नल वैल्यूज दिख रही है, राइट। तो यहाँ पे आउट ऑफ 5 4 तो नल वैल्यूज ही दिख रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, नल वैल्यू चेक कर सकते हैं, चेकिंग नल वैल्यूज। तो कैसे करेंगे? यस, इज एनी चेकिंग null values, df dot is any dot sum। तो यहाँ पे आपको पता चला आपके प्रोडक्ट में 0 नल वैल्यूज है, कुछ भी नहीं है, बट कंज्यूमर कंप्लेंट नरेटिव में अराउंड 50 लाख नल वैल्यूज है। ठीक है, एंड अगर आप इसका परसेंटेज भी निकालेंगे तो परसेंटेज में कितना आएगा, डिवाइडेड बाय, आपको क्या चाहिए, लेंथ ऑफ डीएफ लेते हैं, लेंथ ऑफ, तो एंड इसको एक्चुअल परसेंटेज में देखने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या हुआ है, अराउंड 65% जो भी आपके टोटल कॉलम है, आउट ऑफ ऑल कॉलम 65% आपकी वैल्यूज नल है कंज्यूमर कंप्लेंट नरेटिव में। ठीक है, तो हमने एक ऑब्जर्वेशन बिल्ड किया, ये ऑब्जर्वेशन लिखते हैं, क्या लिखेंगे, आउट ऑफ कितनी वैल्यूज है आपके पास टोटल, इतनी 23 लाख रोज, क्या है 15 लाख, जो भी ये नंबर है 15 लाख, इतनी
आर नल नल वैल्यूज। ये मतलब कितना है, ये अराउंड 65%। ठीक है, तो आपका 65% जो डेटा है वो क्या है, मिसिंग है। ये समझ में आ रहा है जो क्या हुआ है, हमने ऑब्जर्वेशन बिल किया कि इतना ज्यादा डेटा आपके पास मिसिंग है। तो जब डेटा मिसिंग होता है तो क्या क्या सोल्यूशन कर सकते हैं आप। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो आपके पोटेंशियल सॉल्यूशंस हो सकते हैं, क्या क्या करेंगे आप वो लिख लेते हैं, क्या क्या कर सकते हैं। यस, स्टेटिस्टिकल मेथड्स, और अगर important नहीं है like 50% more than null values है, so we can drop, but drop is not good way to like drop whole column. Okay. So Drop is one of statistical them. यस, स्टैटिस्टिकल मेथड कौन सी है। mean median mode. यहाँ पे मीन मीडियन मोड निकाल सकते हैं क्या कंज्यूमर कंप्लेन नैरेटिव पे, No. मतलब वो स्टैटिस्टिकल मेथड यूजफुल नहीं है। क्या रहेगा अगेन, डेटा ऑगमेंटेशन का नाम सुना है आपने, डमी वैल्यूज क्रिएट करेंगे। डमी वैल्यू, राइट, मतलब डमी डेटा कैसे क्रिएट करेंगे। जो भी ऑगमेंटेशन के बहुत सारे मेथड है, सिनोनिम रिप्लेसमेंट वगैरह वगैरह, उनका यूज कर सकते हैं, या फिर अभी आपके पास LLMs है। ठीक है, तो क्या करेंगे, यूज LLM टू जनरेट डेटा। ठीक है, तो आपके पास ऑप्शन है, और कुछ ऑप्शन हो सकते हैं, कुछ किसी को याद आ रहे हैं। Smoothing, यस, सॉरी, smoothing, स्मूथिंग वो बैलेंसिंग के लिए होता है, स्मूथ टेक्निक, मतलब जहाँ पे डेटा बैलेंस होगा, इम्बैलेंस होगा, उसके लिए होता है, नॉट हियर फॉर दिस वन, नल वैल्यूज के लिए नहीं है। ठीक है, ठीक है, तो हम क्या चूज कर सकते हैं, बेटर क्या लग रहा है आपको। वी स्टार्ट विद कंसीडर, हमने ऑगमेंटेशन या फिर जनरेट किया, ये दोनों सेम मेथड है, तो क्या होगा, आपका 65% जो डेटा है वो जनरेटेड होगा, राइट, मतलब आपका मेजॉरिटी डेटा कहां से आ रहा है, फेक डेटा है, outside third party. फेक डेटा है, राइट, जो आपने जनरेट किया है। तो ऐसा हो सकता है कि आपका मॉडल इस फेक डेटा के ऊपर तो अच्छे से परफॉर्म करे, बट एक्चुअल में जब आप उसको प्रोजेक्ट डिप्लॉयमेंट में प्रोडक्शन में डालेंगे तो प्रोडक्शन में आपको इस टाइप का डेटा मिलेगा, नो, राइट, आपको रियल डेटा आने वाला है जो यूजर से आएगा, तो मतलब वहां पे आपकी परफॉर्मेंस डिग्रेड होने के चांसेस है क्या। Yes. यस, एंड वन मोर थिंग, इवन दो आपकी इतनी ज्यादा वैल्यूज क्या है, नल है, तो हम देखेंगे अगर हमने ड्रॉप किया तो ये क्या होगा, आउट ऑफ दीज वैल्यू माइनस दीज वैल्यूज, स्टिल आपके पास कितने रोज बच रहे हैं, 8 lakh. 8 लाख। तो 8 लाख सफिशिएंट डेटा है क्या। Yes. यस, तो इवन मतलब ड्रॉप हम क्यों नहीं करते, क्योंकि डेटा लॉस होता है, बट यहाँ पे इवन आफ्टर ड्रॉपिंग आपके पास सफिशिएंट डेटा है। बेस्ट ऑप्शन यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, ड्रॉप नल वैल्यूज है। यस, तो आपको यही बोलना है, वी चोज, एंड इंटरव्यू में क्या होता है, आपको कभी भी डायरेक्टली नहीं बोलना है कि हमने नल वैल्यूज को ड्रॉप किया, क्यों किया, उसके पीछे का रीजनिंग ऑलवेज हर प्रोजेक्ट के लिए देना ही है, जो भी आप मेथड चूज कर रहे हैं वही क्यों किया। ठीक है, सो वी चूज, क्या चूज किया, जो फर्स्ट वन है, ड्रॉप नल वैल्यूज। तो मे बी यहाँ पे हम पूछ सकते हैं कि क्या रीजनिंग है, व्हाई वी चूज दिस वन, इसका क्या रीजन हो सकता है, व्हाई, यहाँ पे लिखते हैं व्हाई। फर्स्ट हम लिखेंगे इवन आफ्टर ड्रॉपिंग नल वैल्यूज, क्या हो रहा है, वी हैव, Sufficient data for the model for training. yes, we have sufficient data for model training. देन सेकंड क्या लिखा था हमने, अगर हमने डेटा को
ऑगमेंट या फिर जनरेट किया तो क्या होता है, मॉडल माइट ओवरफिट, राइट, ओवरफिट ऑन ऑगमेंटेड और जनरेटेड डेटा, और ठीक है। तो बिकॉज ऑफ दीज टू रीजन हमने नल वैल्यू चूज किया। ये क्लियर है? ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, नल वैल्यूज को ड्रॉप करेंगे, यहाँ पे ड्रॉप नल वैल्यूज। तो कैसे ड्रॉप करते हैं, क्या है, ड्रॉप एन ए, ये भी कर सकते हैं, दिस इज आल्सो करेक्ट, या फिर ऐसे भी करेंगे, डी एफ डॉट ड्रॉप एन ए, ठीक है। दो मेथड हम क्या करेंगे, इस तरीके से नल वैल्यूज को ड्रॉप कर रहे हैं, तो वैल्यूज ड्रॉप हो चुकी है। अगेन उसका अगर शेप देखेंगे तो क्या है शेप, अभी आपके 8 रोज है, कॉलम्स है, ठीक है। एंड इसका भी हम क्या कर सकते हैं, डी एफ डॉट इज यानी नल वैल्यूज है क्या, तो दोनों में 0 0, मतलब आप जो भी वैल्यूज थे हमने ड्रॉप कर दिया। यहाँ तक जो भी हुआ है, Sir, voice is breaking and screen is also lagging. स्क्रीन लैग, सबको ये इशू आ रहा है? Yes, sir. थोड़ा ऑल राइट, अब ठीक है। या ठीक है, तो हमने ये सारी चीजें तो कर ली है, बट अभी हम क्या करेंगे, नेक्स्ट चेक कर लेते हैं जो भी आपको करना है। जैसे क्या करना है, जो आपका टारगेट कॉलम है उसको थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लेते हैं। तो टारगेट कॉलम में क्या क्या एक्सप्लोर करेंगे, एंड यूनिक, यस, क्या होता है उससे, यानी यूनिक से we will get the same means how many like values are unique in that whole data or whole corpus. एग्जैक्टली हम ऐसे बोल सकते हैं। जैसे यानी यूनिक से क्या होता है, आपका ये जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट मतलब क्या है हमारे यूज के लिए, Department classes. डिपार्टमेंट्स, राइट। तो आपके पास कितने यूनिक डिपार्टमेंट्स है, ये आपको इससे पता चल जाएगा, राइट। तो हम चेक करेंगे डीएफ ऑफ प्रोडक्ट डॉट यानी यूनिक, तो कितने टोटल, 18, मतलब आपके पास टोटल 18 डिपार्टमेंट्स है। देन डीएफ ऑफ जस्ट यूनिक से क्या होता है, नॉट यानी यूनिक, List of that unique words. मतलब आपके पास कौन से डिपार्टमेंट है, यूनिक डिपार्टमेंट के नेम मिल जाएंगे। तो आपके पास टोटल इतने सारे ये क्या है आपके डिपार्टमेंट्स है, व्हीकल लोन और एक डिपार्टमेंट है, क्रेडिट रिपोर्टिंग क्रेडिट नाम का एक डिपार्टमेंट है, क्रेडिट कार्ड है, ट्रांसफर, ये सारे टोटल 18 डिपार्टमेंट्स है, ठीक है। ऑल राइट, तो जस्ट देखते हैं, इसको देखने से और कुछ पता चल रहा है। जैसे यहाँ पे देखते हैं, तो ये जो आपका क्लास है, ये इसका नेम क्या है, मनी ट्रांसफर, वर्चुअल करेंसी और मनी सर्विस। बट यहाँ पे देखेंगे तो मनी ट्रांसफर एक अलग दिख रहा है क्या, Yes. यस, और ऐसे कुछ है क्या, चेक करते, जैसे यहाँ पे Credit words are coming in multiple क्रेडिट कार्ड classes. और प्रीपेड कार्ड है। यहाँ पे क्रेडिट कार्ड सेपरेट है
प्रीपेड कार्ड सेपरेट है, राइट। और कुछ दिख रहा है इसे, वर्चुअल करेंसी वर्चुअल करेंसी यहाँ पे है, दूसरा कहाँ पे है, और यहाँ पे मनी ट्रांसफर वर्चुअल करेंसी। तो इस तरीके से भी, तो क्या लगता है इसके पीछे का रीजन क्या हो सकता है? तो आपको जो डेटा मिला है वो कैसा है, इट इज हिस्टोरिकल डेटा, राइट। आपको जो भी हिस्ट्री है उसका डेटा मिला, तो ऐसे हो सकता है कि कंसिडर आपको लास्ट 3 इयर्स का डेटा मिला, ठीक है, 3 साल का डेटा। तो पहले साल में क्या था उनका, ये जो मनी ट्रांसफर वर्चुअल करेंसी एंड मनी सर्विस एक सिंगल डिपार्टमेंट हुआ करता था, बट बाद में उन्होंने मनी ट्रांसफर का अलग डिपार्टमेंट किया, वर्चुअल करेंसी का अलग डिपार्टमेंट किया एंड मनी सर्विस का अलग डिपार्टमेंट किया। बिकॉज ऑफ दैट रीजन क्या हो सकता है, फर्स्ट ईयर में जो भी डेटा है उसमें क्या है, मनी ट्रांसफर वगैरह एक सिंगल कॉलम है, एंड जब सेकंड एंड थर्ड ईयर का डेटा है उसमें मनी ट्रांसफर वर्चुअल करेंसी सेपरेट कॉलम है। सेम फॉर क्रेडिट और प्रीपेड कार्ड, ऐसे हो सकता है क्या, फर्स्ट ईयर में क्या था, ये दोनों क्या थे, सेम डिपार्टमेंट में थे। देन सेकंड एंड थर्ड ईयर में क्या हुआ, क्रेडिट कार्ड प्रीपेड कार्ड सेपरेट डिपार्टमेंट हुआ, ऐसे हो सकता है। तो समझ में आ रहा है क्यों हुआ होगा रीजन? इसको सॉल्व कैसे कर सकते, क्या लगता है? तो हम पहले ऑब्जर्वेशन लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। जैसे हमने ऊपर हर किसी चीज के लिए ऑब्जर्वेशन एंड देन बाकी सारी चीज लिखे, तो पहले उसी तरीके से हम ऑब्जर्वेशन लिखेंगे यहाँ पे। क्या ऑब्जर्वेशन है, हमने लिखा वी हैव 18 यूनिक क्लासेस। ये जो यूनिक क्लासेस है मतलब हम बोलेंगे 18 यूनिक। स्टक हो गया है Yes. और वॉइस भी लैग हो रहा है। Voice just and ठीक है, Wait. Just a minute, let me check this one. All right, hopefully it is clear now. ठीक है, आवाज आ रहा है ठीक से? ठीक है, हमने देखा we have total 18 unique classes or departments, but some of them are closely related. Okay? तो इसको solve कैसे कर सकते हैं? screen is stuck, sir, and voice is breaking. सबके स्क्रीन स्टक क्या ऊपर नीचे? Yes, sir. just a minute. Hello, am I audible now? Yes, sir. ठीक है, जस्ट अ मिनट, इंस्टेड ऑफ शेयरिंग दिस कंप्लीट स्क्रीन ओनली वही टैब शेयर करते जिससे बेटर आपको दिखेगा। ठीक है, तो हमने क्या लिखा, आपके पास टोटल 18
यूनिक कॉलम्स हैं एंड आउट ऑफ दोज ऑल यूनिक कॉलम्स सम ऑफ देम आर क्लोजली रिलेटेड। तो आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपके क्लाइंट के साथ आप डिस्कस कर सकते हैं। तो इसके लिए मल्टीपल ऑप्शन है। एक तो क्या कर सकते हैं, ये जो टुगेदर है, मतलब ये क्रेडिट कार्ड एंड प्रीपेड कार्ड है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, ऐसे जितने भी कॉलम है जो प्रीवियस ईयर के थे, जो फर्स्ट ईयर का डेटा है, ठीक है। तो आपके पास डेट था, राइट। तो डेट के अकॉर्डिंगली हम क्या करेंगे, फर्स्ट ईयर का डेटा जिसमें क्रेडिट कार्ड एंड प्रीपेड कार्ड सेम कॉलम में था, मनी ट्रांसफर वर्चुअल करेंसी सेम डिपार्टमेंट में था, वैसे कॉलम को निकालेंगे। देन उनको हम फिर से क्या कर सकते हैं, लेबलिंग करने के लिए वापस से दे सकते हैं। एंड देन वो क्या करेंगे, क्रेडिट एंड प्रीपेड को सेपरेटली लेबल करके आपको डेटा मिलेगा। समझ में आ रहा है। मनी ट्रांसफर वर्चुअल करेंसी को भी सेपरेट करके डेटा सेपरेट से मिलेगा। समझ में आ रहा है। दिस इज अ वन मेथड। क्या कर सकते हैं कि आपका ये जो डेटा है उसको हम फिर से रीलेबल करेंगे अकॉर्डिंग टू न्यू डिपार्टमेंट, जो भी नए डिपार्टमेंट है उसके अकॉर्डिंगली, ठीक है। या फिर हम क्या कर सकते हैं, जो ये जो कॉलम है इनको मर्ज कर सकते हैं। इन दोनों को क्या करेंगे, क्रेडिट कार्ड एंड प्रीपेड कार्ड, इनको हम मर्ज करेंगे। तो उसके लिए आपको डिस्कस करना पड़ेगा। हम ये डिसीजन खुद से नहीं ले सकते। व्हाई? क्योंकि आपको इसका डोमेन नॉलेज नहीं है, राइट। तो हमें क्या करना पड़ेगा, डिस्कस करना पड़ेगा। तो एक्शन में क्या करेंगे हम, आप इंटरव्यू में ऐसे बोलेंगे, आपको जो रिलेटेड कॉलम्स है, जैसे इवन आप देखेंगे लोन के बहुत सारे कॉलम है, पे लोन, व्हीकल लोन, अगेन स्टूडेंट लोन, अगेन गोल्ड लोन। गोल्ड, या इस तरीके से क्या है, लोन के बहुत सारे कॉलम है। बट कंपनी में मोस्टली क्या होगा, सारे लोन के लिए एक डिपार्टमेंट होगा, बट स्टिल उन्होंने क्या किया है, जस्ट टू सेपरेट आउट ऑल दिस थिंग्स, से सेपरेटली रखा है। तो हम क्या करेंगे, जो ये रिलेटेड कॉलम्स है उनको मर्ज कर सकते हैं एक सिंगल क्लास में, ठीक है। बट ये हम डायरेक्टली नहीं कर सकते, इसलिए आपको क्या बोलना है, हमने पहले क्लाइंट के साथ डिस्कशन किया, क्लाइंट का जो डोमेन एक्सपर्ट है, राइट, जिसको एग्जैक्टली इस डिपार्टमेंट का नॉलेज है, उनके साथ डिस्कस करने के बाद ही आप ये क्या कर सकते हैं, मर्ज करेंगे। आप वो खुद से ये डिसीजन नहीं ले सकते, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे आफ्टर डिस्कशन विथ क्लाइंट, क्लाइंट का जो डोमेन एक्सपर्ट है, SME। डोमेन एक्सपर्ट, हमने क्या किया, we decide to merge related column, we decided to merge related columns, ठीक है। तो ये हम क्या करेंगे, मर्ज करेंगे। हमने खुद से डिसाइड नहीं किया है, जो उनका डोमेन एक्सपर्ट है उनसे डिस्कशन के बाद किया है ना। हम क्या करेंगे, अभी के लिए तो हमारे पास डोमेन एक्सपर्ट नहीं है, तो हम खुद ही क्या करेंगे, इन कॉलम को मर्ज करते, जो भी आपको रिलेटेड लगते हैं उन सबको एक सिंगल कॉलम में हम मर्ज करेंगे, ठीक है। तो जस्ट अ मिनट, इन सबको एक सिंगल लाइन में लिखते हैं, ठीक है। तो आपका मनी ट्रांसफर ये हो गया, देन मॉर्टेज, देन डेट कलेक्शन, स्टूडेंट लोन, कंज्यूमर लोन, क्रेडिट, ओके। ये टोटल 18 हो गए, 18 कॉलम हो गए क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, टोटल आपके पास 18 कॉलम्स है। तो आपको क्या करना है, उनको मर्ज करना है। तो कैसे करेंगे, फर्स्ट लोन के बहुत ज्यादा लिख रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, लोन के लिए एक स्पेशल डिपार्टमेंट बिल्ड कर रहे हैं। तो लोन में कौन कौन होना चाहिए, क्या लगता है आपको, वन बाय वन जाएंगे। ये फर्स्ट वाला All होगा व्हीकल entities लोन, related to the loan। इसे लेते हैं। तो ये व्हीकल लोन लोन के कॉलम में आना चाहिए। देन उसके बाद क्रेडिट रिपोर्टिंग नहीं, नहीं और नहीं। अगेन क्या हो सकता है, ये जो मॉर्टेज होता है ये भी आएगा लोन में, ये लोन के रिलेटेड कुछ होता है, राइट। जो आपका घर वगैरह होता है उसके ऊपर अगर आप लोन ले रहे हैं, ठीक है, तो मॉर्टेज। देन पेड लोन, ये सब कुछ, टाइटल लोन ये भी लेंगे। देन नेक्स्ट डेट कलेक्शन, चेकिंग, सेविंग, स्टूडेंट लोन आएगा उसमें, कंज्यूमर लोन, ये दोनों ले लेते हैं।
ठीक है। देन नेक्स्ट क्रेडिट कार्ड, बैंक अकाउंट, क्रेडिट, प्रीपेड कार्ड, पेड लोन। ठीक है, इतना हम क्या करेंगे, लोन के कॉलम में लेते हैं। देन नेक्स्ट कॉलम कौन सा लेंगे जो बहुत ज्यादा दिख रहा है आपको, ऐसा कुछ है? Money. मनी, मनी का क्या है, मनी ट्रांसफर नहीं, ये फाइनेंस का है तो सारे मनी के रिलेटेड होंगे। कार्ड का लेते हैं, तो यहाँ पे भी कार्ड है, यहाँ पे भी कुछ कार्ड लेते हैं, कार्ड, यहाँ पे भी कार्ड, तो कार्ड का एक सिंगल हम रखेंगे। ठीक है, कार्ड, कार्ड में क्या क्या होगा, दोनों टाइप ऑफ कार्ड्स हम हैंडल करेंगे। दिस वन, देन क्रेडिट कार्ड, देन प्रीपेड कार्ड। और कुछ है कार्ड के रिलेटेड, मनी ट्रांसफर, ठीक है, इतना ही है। देन हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्या होगा, इस सर्विस में डाल देते हैं, जैसे मनी सर्विस, देन बैंक अकाउंट सर्विस, देन फाइनेंशियल सर्विस। इन सबको एक सर्विस नाम का क्या होगा, न्यू डिपार्टमेंट होगा, उसमें इनको डालेंगे सर्विस, सर्विसेज। ठीक है, सर्विसेज में क्या क्या होगा, जो भी सर्विस रिलेटेड है, इसमें होगा दिस वन, मनी ट्रांसफर, अगेन अदर फाइनेंशियल सर्विस, देन डेट कलेक्शन, सेविंग अकाउंट नहीं, मनी ट्रांसफर, मनी ट्रांसफर को भी इसमें ही डाल सकते हैं क्या, यस इसमें ही डालेंगे। एंड ये भी बैंक का ये भी होगा, उसमें ही डाल देते हैं। ठीक है, देन और कुछ आएगा इसमें, इतना ठीक है। क्रेडिट, डेट कलेक्शन, ऑलराइट, वो वर्चुअल करेंसी भी इसमें डाल देते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या था, और इस सर्विस में वर्चुअल करेंसी भी प्रीवियस ईयर में यही पे था, तो वर्चुअल करेंसी। देन नेक्स्ट क्या होगा, ये जो है क्रेडिट रिपोर्टिंग का एक स्पेसिफिक बनाते हैं। यहाँ पे क्रेडिट रिपोर्टिंग है, यहाँ पे एंड यहाँ पे भी क्रेडिट रिपोर्टिंग है, तो क्रेडिट रिपोर्ट का एक स्पेसिफिक कॉलम बनाएंगे, मतलब डिपार्टमेंट क्रेडिट रिपोर्ट। एंड दिस वन, ठीक है। एंड फाइनली जो कुछ भी बचा हुआ है उन इन दोनों का हम ऑर्डर्स में डाल देते हैं, एक ऑर्डर्स नाम का कॉलम है। ठीक है, तो इतना टोटल हमने क्या किया, जो आपका न्यू टाइप ऑफ डिपार्टमेंट है, ये हमने किया है क्या खुद से, No. ये हमें बताया गया है फ्रॉम, किसने बताया, डोमेन एक्सपर्ट ने, जिनको इस डोमेन का नॉलेज है। ठीक है, तो इसको मर्ज करने के लिए डिक्शनरी बिल्ड कर लेते हैं हम, एंड उस डिक्शनरी में क्या होगा, ये सारी चीजें हम लिख लेंगे, क्लास डिक्ट, एंड उसमें हम क्या लिखेंगे, जो भी आपके क्लास है, जैसे वन बाय वन लिखते हैं, जैसे ये यही था, अदरवाइज ठीक है, ये सबको ही ले लेते हैं। सर्विस, क्रेडिट रिपोर्ट, वर्चुअल मनी, मॉर्टेज, डेट कलेक्शन, ऐसे जा रहा है। एंड देन हमें क्या करना है, इनका जो भी न्यू डिपार्टमेंट है, न्यू डिपार्टमेंट हम की वैल्यू में रखेंगे इनके। तो यहाँ पे ये जो व्हीकल लोन, लीज लोन है, इसका न्यू डिपार्टमेंट क्या है, नेम क्या है इसका, Loan.
लोन, तो यहाँ पे लोन लिखेंगे। क्रेडिट रिपोर्टिंग का क्या है, न्यू डिपार्टमेंट क्रेडिट रिपोर्ट है, क्रेडिट, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते क्रेडिट रिपोर्ट, ठीक है। देन नेक्स्ट क्रेडिट कार्ड, इसका क्या है, कार्ड। कार्ड, कार्ड। मनी ट्रांसफर इसका क्या है, आई थिंक सर्विस है, यस सर्विस है, तो यहाँ पे लिखेंगे सर्विसेस। देन मॉर्टेज, ये किसके अंडर आ रहा है, कार्ड, लोन, सॉरी लोन, लोन। तो ये पेड ए लोन, टाइटल लोन, इट इज आल्सो अंडर लोन, लोन। डेट कलेक्शन आई थिंक ऑर्डर्स में है, डेट कलेक्शन। चेकिंग एंड सेविंग भी ऑर्डर्स में, तो इन दोनों के लिए ऑर्डर्स लिखते हैं, ऑर्डर्स, एंड यहाँ पे भी ऑर्डर्स। एंड इसका ये केस भी ध्यान में रखना है, राइट। अगर इसका ओ स्मॉल, इसका ओ बड़ा हो गया तो भी क्या होगा, अलग अलग डिपार्टमेंट बन सकती है, इसलिए सबका सेम ही केस वगैरह आपको ध्यान में रखना है। देन इसका भी रहेगा लोन। देन कंज्यूमर, ये भी रहेगा लोन। मनी ट्रांसफर आई थिंक ये आपका सर्विसेज में है, सर्विसेज। क्रेडिट कार्ड, ये होगा कार्ड में, यस। सर अपन डिपार्टमेंट को एज ए नहीं ले सकते, ठीक है, बाकी वैल्यू लिस्ट मतलब सॉरी, डिपार्टमेंट को क्या बोल रहे हैं, सॉरी आपका वॉइस नहीं आ रहा की नहीं ले सकते थे क्या, डिक्शनरी की। है। ओके, न्यू डिपार्टमेंट वैल्यूज की में क्यों नहीं लिया है, डिपार्टमेंट वगैरह यूज किया यूज। हाँ, क्योंकि हमें क्या करना है, ये जो प्रीवियस वैल्यू थी स्टूडेंट लोन को चेंज करना है विथ लोन, तो इसलिए हमने हमें लिखा है। तो इस डिक्शनरी का हम यूज कर सकते हैं फॉर चेंजिंग इन आवर सीएसवी में जो भी वैल्यूज है, या फिर आपके डेटा फ्रेम में जो वैल्यूज है, जहां पे भी मनी ट्रांसफर दिखेगा वहां पे हम रिप्लेस कर देंगे विद सर्विस, जहां पे भी क्रेडिट कार्ड होगा वहां पे रिप्लेस कर देंगे विद कार्ड, ठीक है। फिर वो जो डायरेक्ट रीनेम नहीं कर सकते थे क्या, फिर अपन उसको डेटा फ्रेम में ही। हाँ, डेटा फ्रेम में रीनेम करने जाएंगे तो हमारे पास 8 लाख कॉलम है, तो 1 बाय 1 कैसे कर सकते हैं, तो हम डायरेक्टली इस तरीके से क्या कर रहे हैं, जहां पे भी क्रेडिट कार्ड है उसको कार्ड से करना है, इसलिए ये डिक्शनरी के फॉर्म में लिख रहे हैं, एंड देन सबका एक साथ रीनेम कर देंगे। रीनेम करने के लिए ये लिख रहे हैं, ठीक है। ओके, ठीक है। बैंक अकाउंट सर्विस किस में आता है, इट इज अंडर सर्विसेस। ये रिपोर्टिंग आई थिंक ये आएगा अंडर दिस वन, क्रेडिट रिपोर्ट। देन ये आएगा अंडर कार्ड, ये आएगा अंडर लोन, ये आएगा अंडर आई थिंक सर्विस, एंड ये भी आएगा अंडर सर्विसेज, ठीक है। वर्चुअल करेंसी सर्विसेज में ही है ना, या ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या किया, ये जो आपको चेंज करना है, जिनको जैसे आप चाहते हैं चेंज करना, उनको उसी हमें ये किया है। तो जब आपको सारी वैल्यूज चेंज करना है तो कैसे कर सकते हैं, कुछ फंक्शंस या फिर कुछ मेथड है क्या आपके पास अवेलेबल, डॉट ऑफ यस, कौन सी मेथड है, रिप्लेस यूज कर सकते हैं, रिप्लेस नहीं तो रीनेम। एग्जैक्टली, रिप्लेस। रीनेम से कॉलम का नेम रीनेम होता है, राइट, नॉट रोज की वैल्यू। हमें कॉलम का नेम नहीं करना है, रो में जो वैल्यूज है उनको रीनेम करना है, तो रिप्लेस यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, एफ प्रोडक्ट कॉलम में करना है तो प्रोडक्ट लिखते हैं डॉट रिप्लेस
रिप्लेस, एंड इसमें क्या है, जो भी आपको रिप्लेस करना है वो आप सिंपली बता सकते हैं, या फिर ठीक है क्लास डिक्ट ये भी होगा, दिस इज आल्सो ट्रू, या फिर हम सिंपली क्या करेंगे df डॉट और रिप्लेस ऐसे दे सकते हैं। एंड इसमें हम क्या करेंगे, जो भी आपको रिप्लेस करना है, जैसे दिस वन प्रोडक्ट कॉलम में इस क्लास डिक्ट की वैल्यूज को रिप्लेस करना है। क्लास डिक्ट में क्या दिया है, जहां पे वर्चुअल करेंसी है वहां पे सर्विसेज करना है, जहां पे ये है वहां पे सर्विस करना है, जहां पे पेड लोन है लोन करना है, ये हम बता रहे थे। ये क्लियर है? ये क्या करेगा, उसको रिप्लेस कर रहा है। तो लेट्स से, एंड अगर हम यूनिक देखेंगे अभी df डॉट यूनिक क्या बोल रहा है, डेटा फ्रेम ने आपको क्या करना है, जो आपका कॉलम था दैट वाज प्रोडक्ट, तो मतलब आपको ये अभी टोटल 1 2 3 4 ओनली 5 डिपार्टमेंट या फिर 5 जो क्लासेस है वही रहेंगे, लोन, क्रेडिट रिपोर्ट, कार्ड, सर्विस एंड अदर्स। ठीक है, तो यहाँ तक हमने ये सारी चीजें की है। एंड इसके आगे जो भी करना है, अभी बहुत सारी और भी चेक करना है, जैसे वही डेटा इम्बैलेंस है या नहीं ये चेक करना है, देन प्री प्रोसेसिंग करनी है, देन टोकनाइजेशन, ये जो भी मॉडल ट्रेनिंग वगैरह बाकी है, ऑल दिस थिंग्स हम क्या करेंगे, टुमारो करेंगे। बट अभी के लिए जो भी हमने अभी तक देखा, इसमें किसी को कुछ डाउट? ऑल द थिंग्स क्लियर है? यस बोलिए। सर ये प्रोजेक्ट में ये वर्क कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा? फॉर एग्जांपल मतलब 6-7 लोगों का टीम है, तो ये हाँ। वर्क कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा? तो स्टार्टिंग में क्या होता है, आपको ईडीए करना पड़ेगा। जनरली सब लोग ईडीए करेंगे, राइट? ईडीए से कोई किसी को पता चलेगा कि ये जो डिपार्टमेंट है उनका सेम नेम है, किसी को पता चलेगा कि नल वैल्यूज है, किसी को पता चलेगा कि कुछ और है। तो स्टार्टिंग में सब लोग ईडीए ही करेंगे। देन जो भी आपको मिला है तो उसको हैंडल कैसे करना है आप वो चेक करते हैं। तो पहले क्या करेंगे, एक पर्सन को नल वैल्यू कैसे हैंडल करना है वो टेस्ट करेगा। यहाँ पे तो हमने डायरेक्टली लिखा है बट वो टेस्ट कर सकते हैं। एक पर्सन डेटा ऑगमेंट करेगा एंड देन टेस्ट करेगा कि रिजल्ट कैसे मिल रहे हैं। एक पर्सन जनरेट करेगा, टेस्ट करेगा रिजल्ट कैसे। एक पर्सन मतलब एक ही पर्सन ये सारी चीजें कर सकता है, बट एक पर्सन ने क्या किया, ये नल वैल्यूज को कैसे हैंडल करना है वो चेक किया। देन सेकंड पर्सन हो सकता है कि वो इनको कैसे हैंडल करना है उसके बारे में चेक कर रहा था। तो क्या होता है, जैसे जैसे टास्क बढ़ते जाएंगे, जैसे आप एक्सप्लोर करते जाते आपको पता चलेगा, तो उसके अकॉर्डिंगली टास्क डिस्ट्रीब्यूट होता है। ऐसे नहीं है कि फ्रॉम अ डे 1 इसको ये टास्क करना है, ये करना है, ऐसे नहीं होगा, राइट? तो हम स्टार्ट करेंगे ईडीए से। तो ईडीए से क्या है, सब ईडीए करेंगे एंड ईडीए में आपको प्रॉब्लम पता चल रहे 1 बाय 1। जैसे ही प्रॉब्लम आते हैं तो एक के लिए 2 दिन लग रहे तो उसको देंगे। इस तरीके से क्या होता है, जनरल टास्क डिस्ट्रीब्यूट होते रहेंगे। तो ये ऐसा फिक्स नहीं है कि ये टास्क ये रहेगा। डे टू डेज में क्या हो रहा था, आपको जैसे जैसे आपको कुछ न्यू इश्यूज आ रहे थे, प्रॉब्लम आ रहे थे, जो भी कुछ पता चल रहा था उसके अकॉर्डिंगली आप सारे काम कर रहे हैं। ठीक है, मीन सर इंडिपेंडेंटली वर्क करेंगे और फाइनल रिजल्ट मैनेजर डिसाइड करेगा कि क्या करना है। हाँ यस, आप सब लोग उनको रिजल्ट दिखा सकते हैं कि अगर हमने जनरेट किया डेटा तो ऐसा रिजल्ट आ रहा है, या फिर आप बोल सकते हैं कि मैंने ही डिसाइड किया था, आई वॉज लीडिंग द टीम, तो मैंने ही डिसाइड किया था। बट क्या हुआ है, आपको ये डिसीजन लेना पड़ेगा। कैसे लेंगे, आप चेक करेंगे कि ये जो वैल्यू हम यूज कर रहे हैं, जैसे नल वैल्यूज को हैंडल करने के लिए आपने डेटा को जनरेट किया, तो आगे जाके जब आपने एक मॉडल बिल्ड किया तो आपको उतना अच्छा रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, we want to the other method। तो ये मल्टीपल आपको एक्सपेरिमेंटेशन करनी होती है, वहां से मैनेजर भी बोल सकते हैं। बट अगर आपको मोर देन 4 ईयर 5 ईयर्स मोर देन ईयर्स का एक्सपीरियंस है तो आप खुद को ही बोलना है। अगर आपको लेस देन 3.5 से भी कम एक्सपीरियंस है तो मैनेजर ने डिसाइड किया बोलेंगे, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। यस यस सर, सो मला मुझे एक डाउट था डेटा को लेके। फॉर एग्जाम्पल जब हमने डिस्कस किया था डेटा गैदरिंग वाले स्टेप में, तो वहां पे हमने बताया था कि वी कैन से लाइक वी रिसीव डेटा इन मिलियंस। सो दे समटाइम्स आस्क क्वेश्चन लाइक योर डेटा इज इन मिलियन, लाइक 3 or 4 million, देन व्हाट अबाउट द जीबीज, मतलब कितने जीबी का है, तो उसका इम्पैक्ट जो मॉडल है उस पर होता है क्या? लाइक परफॉर्मेंस जो है वो स्लो हो जाता है। लेकिन लाइक मैं मेरे कंपनी में जब काम करती थी क्यूब्स पे, तो वहां पे डेटा बहुत सारा होता था, तो बीच में ही फट जाता था, लाइक स्टॉप हो जाता। तो हमें फिर से रन करना पड़ता था। तो यहाँ पे भी ऐसा होता है क्या मॉडल पे, लाइक यस, परफॉर्मेंस इशू आ जाता है?
यस, मॉडल पे परफॉर्मेंस इशू नहीं हो, क्या होता है जब आप मॉडल को ट्रेन करेंगे तो आप मिलियंस ऑफ डेटा प्रोसेस करें, तो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर उतना होना चाहिए, जैसे आपका रैम, आपके पास जीपीयू वगैरह प्रॉपरली होना चाहिए। कंसिडर आप 4 GB के रैम के ऊपर या फिर 8 GB के रैम के ऊपर मिलियंस ऑफ डेटा हैंडल करेंगे तो क्रैश हो ही जाएगा, राइट। तो वैसे ही आपको आपका सिस्टम बिल्ड होना चाहिए, उसके ऊपर कुछ प्रॉब्लम नहीं आता है, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं हमें एक ट्रेन करने के लिए एक वर्चुअल मशीन दी गई थी। वर्चुअल मशीन मतलब क्या होता है, क्लाउड में एक वर्चुअल मशीन क्रिएट की जाती है जिसमें आप एजूर वीएम या फिर AWS का EC2 इनमें से कोई भी मशीन एक यूज कर सकते हैं, जिसमें क्या होगा आपको जीपीयू रैम वगैरह हाई लेवल की मिलती है, एंड वहां पे आपने ट्रेन किया था फॉर फ्यू आवर, 6 आवर, 7 आवर या फिर 1 डे हमने ट्रेन किया था, ऐसे आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो हमने हाँ, और एक्सपेरिमेंट फिर जैसे हाँ, मतलब जो रियल टाइम में मैं जहाँ पे काम करती थी वहाँ पे लाइक वो ना वीकली रिफ्रेश कर देते थे VMs, मतलब पूरा डेटा वहां से वैनिश हो जाता था और जो हमें रिक्वायर्ड है वो हमें लोकल पे लेना पड़ता था। हाँ, सो दैट इशू भी आते हैं, राइट। तो ये भी यस हाईलाइट यस कर सकते हैं please। यस यस कर सकते, यस। Sir, how to answer this question? Like, what are the technical challenges you face during this project? यही चैलेंजेस है जो हम अभी देख रहे हैं, जैसे आपके पास 65% डेटा नल था, चैलेंज आया आपको कैसे सेंड किया आपने, मल्टीपल आपके पास ऑप्शन थे बट आपने वन ऑप्शन डिसाइड किया एंड वो आपको जस्टिफाई करना है कि वही क्यों किया। Then हमने देखा कि यहाँ पे क्या हो रहा है, जो कॉलम थे वो मोर सिमिलर थे, तो ये चैलेंज आया, उसको कैसे सॉल्व किया आपने, आफ्टर डिस्कशन विद डोमेन एक्सपर्ट उनको मर्ज करके सॉल्व किया। तो यही चैलेंजेस आगे जैसे जैसे हम जाएंगे और भी कुछ चैलेंजेस आएंगे, यही चैलेंजेस आपको एक्सप्लेन करने हैं, ठीक है। अभी हमने आई थिंक 2 चैलेंज देखे हैं, तो यही 2 चैलेंजेस एक्सप्लेन करने और आगे 2-3 आएंगे, सेम सब मिलकर आपको बोलना है। यही चैलेंज, मतलब ऐसा कुछ स्पेशल नहीं है, दीज आर चैलेंजेस। ऑल राइट, एनीथिंग एल्स? प्लीज बोलिए। सर वो कल के लेक्चर का जीआरई और बाय डायरेक्शनल का नोट शायद तक अपलोड नहीं हुआ है, एक बार चेक करोगे क्या? जस्ट चेक किया है मैंने, क्लास से पहले किया था। बहुत ज्यादा है सर, अबाउट 500 डेटाबेसेस है, सॉरी हेलो, मतलब उनका जो स्कीमा है, हर एक हाँ टेबल हाँ का जो स्कीमा राइट, है, स्कीमा हम LLM को देके चेक कर सकते हैं कि वो LLM क्या करेगा, टेबल का रिलेशनशिप मैप करके दे सकता है। सर डायरेक्ट क्लस्टर का एक्सेस दे सकते हैं LLMs को? नो नो नो, डायरेक्ट क्लस्टर का नहीं दे सकते, ओनली स्कीमा पास करेंगे। Okay, means table names and their descriptions, their type of table names, right? Okay. राइट राइट, एंड उसमें जो भी कॉलम्स है, कॉलम नेम जो उसका डिस्क्रिप्शन जो स्कीमा होता है। बट सर कॉलम नेम्स डिफरेंट वे में रिप्रेजेंट किए हैं और उसका डिस्क्रिप्शन नहीं है, तो उसके इसमें कैसा वो LLM फाइंड आउट करेगा? वो LLM को भी पता नहीं चलेगा, वो पहले आपको चेक करना पड़ेगा कि एग्जैक्टली नेम क्या है, उसका मीनिंग क्या है, वो किस मीनिंग से उसको स्टोर किया गया है, क्योंकि स्कीमा में डिस्क्रिप्शन भी नहीं रहता सर, नहीं है। हाँ, देन यू हैव टू फाइंड दैट आउट, मतलब Manually मे बी होगा। आपको खुद से करना पड़ेगा या फिर आपको कहीं से चेक करना पड़ेगा, क्योंकि LLM के पास ऐसे सुपर पावर नहीं कि वो खुद से सारी चीजें अंडरस्टैंड कर सके, राइट। ओके ओके आपको देना ही पड़ेगा उसे। ओके ओके, थैंक यू। या तुम्हारा कुछ है क्या, फेस्टिवल वगैरह? होली तो आज थी ना या कल थी? आज थी। हाँ ठीक है, मतलब कल क्यों छुट्टी, कल होगा क्लास। अगर कुछ फेस्टिवल होता है, इफ यू वांट देन वी विल, मतलब वी कैन टेक